हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स के बारे में। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हमने मतलब समझा था कि हम कुछ रूल्स को लेकर अनुमान लगा देते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है और वो रूल्स हमें फॉलो ही करने पड़ते हैं। लेकिन कन्वेंशंस में ऐसा नहीं होता। कन्वेंशन का मतलब होता है वो रीति रिवाज जो आपके पुराने समय से चले आ रहे हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इन्हें फॉलो करना है या नहीं करना। जैसे कि आप बोल सकते हो, आप किसी के पैर छूते हो, किसी को नमस्ते बुलाते हो। अगर आप किसी के पैर नहीं छूओगे, किसी को नमस्ते नहीं बुलाओगे और वो इंसान आपके ऊपर केस थोड़ी ना कर देगा। तो उसी को कन्वेंशन बोलते हैं कि जो सदियों से चली आ रही चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना। ये कंपलसरी नहीं होते, लेकिन अजम्पशंस को आपको लेकर ही चलना पड़ता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलो बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब काफ़ी समय से वो चीज़ें चली आ रही है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो रूल्स नहीं होते। ये सिर्फ आपके रीति रिवाज होते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना। तो चलिए आज आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने कल 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करा था। आगे हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस होता है और जो आपका ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, अब शॉप का नाम कुछ और होता है, जो ओनर होता है उसका नाम कुछ और होता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि हम रिलायंस की एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस लिमिटेड। अब ये कंपनी का नाम है, लेकिन इसके ओनर का नाम तो मुकेश अंबानी है ना। यानी कि ओनर और बिजनेस दोनों अपने आप से अलग होते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस के लिए जो ओनर होता है, ओनर वो क्रेडिटर होता है। वो क्या होता है? क्रेडिटर होता है। आप बोलोगे वो कैसे? अब देखिए, आपने ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा दिया। अब जो आपने 1 लाख रुपया लगाया एज अ कैपिटल, अब बिजनेस के लिए वो तो उधार हो गया ना। बिजनेस ने आपसे पैसा उधार में लिया है, बिजनेस ने आपसे पैसा उधार में लिया है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए आप क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। अगर कल को बिजनेस बंद हो जाए तो बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए जो मालिक होता है वो एज अ क्रेडिटर होता है। बिजनेस से ये पैसा अपने मालिक से उधार के रूप में लिया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस कराया कि अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो मनी की फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ केजी में हो, ग्राम में हो, उन चीज़ों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। देखिए, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हम मनी की फॉर्म में ही मेज़र करते हैं। जो चीज़ें मनी की फॉर्म में नहीं हो रही हैं उन्हें हम मेज़र नहीं कर रहे, उन्हें हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए कोई चीज़ ग्राम में हमने परचेज या सेल करी हो, कोई केजी में सेल या परचेज करी हो, उसे हम अपनी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। द वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपने कोई चीज़ परचेज करी 1000 की, ठीक है, उसकी वैल्यू कल को जाकर 1200 हो जाए या तो उसकी वैल्यू 800 हो जाए। अब आप अकाउंट्स की बुक्स में 1000 को ही रिकॉर्ड करोगे, जब चाहे उसकी वैल्यू कल को जाकर जितना भी हो जाए। यानी कि जो उसकी वैल्यू होती है वो स्टैटिक रहती है, वो चेंज नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो स्टैटिक रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है? जो आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है ना, देखिए, हम अपने अकाउंट्स के पीरियड को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। अब देखिए, इस 1 अप्रैल तक 31 मार्च तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जैसे कि आपका कोई साल चल रहा है 2023 से लेकर 24 तक, अब जैसे ही आपके 31 मार्च खत्म होगा आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो अपने अकाउंट्स में 12 महीने के ही रिकॉर्ड करते हो।
आपने क्या किया, अकाउंट्स को एक स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर लिया, आप छोटे छोटे टुकड़ों में आपने उसे बांट लिया कि आप 12 महीने की ट्रांजैक्शन ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। आप एक साथ 5 साल की ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में आपने ट्रांजैक्शन को बांट लिया है, उसी को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ताकि आप एक साल का रिजल्ट दूसरे साल से कंपेयर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी एसेट रिकॉर्ड होगी बुक में वो उस प्राइस में होगी जितना प्राइस आपने पे किया है। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इट सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, अब उस फर्नीचर की वैल्यू थी 5 लाख रुपया, ठीक है, और कल को 2 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 7 लाख रुपया या फिर उसकी वैल्यू हो जाए 3 लाख रुपया, लेकिन आप अपनी बुक्स में सिर्फ 5 लाख का ही रिकॉर्ड करोगे, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप इससे अपना जो डेप्रिसिएशन होता है उसको लेस करते जाओगे हर साल की उसकी वैल्यू हर साल कितनी कम हो रही है उसे आप माइनस करते जाओगे, लेकिन आपने इसी वैल्यू को कंसीडर करना है, चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिजनेस इज टू डिटरमिन प्रॉफिट पीरियडिकली, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप कपड़े का ही काम कर रहे हो, आप टी शर्ट सेल और परचेज करते हो। अब आपने पहले टी शर्ट परचेज करी, 10 टी शर्ट आपने परचेज कर ली, एक टी शर्ट का प्राइस 200 रुपीज़ है, अब वो आपको टी शर्ट 2000 रुपीज़ में पड़ गई और आपने इसमें से, ये आपका खर्चा हो गया 2000 रुपया, आपने इससे 5 टी शर्ट को सेल कर दिया, एक टी शर्ट का प्राइस 300 रखकर 1500 रुपये में। क्या आपको यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हो गया? नहीं, वो कैसे? अब देखिए आपने जितनी चीज़ें आपने यहाँ पर सेल करी है उतनी ही चीज़ों को आप कंसीडर कर यहाँ पर चलोगे। आपने अगर 5 टी शर्ट को सेल किया है, मैं यहाँ पर 5 टी शर्ट को ही कंसीडर कर चलोगी, यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट हो गया वो 500 रुपये का हो गया। यहाँ पर आपको लॉस नहीं हो रहा, जितना आपने सेल करा है उसी को आपने कंसीडर कर चलना है। आप ये यहाँ पर ये नहीं देखोगे कि मेरा खर्चा तो 2000 रुपया हो गया, लेकिन आपने टी शर्ट तो यहाँ पर 5 ही सेल करी है ना, तो यहाँ पर भी आप 5 टी शर्ट को एज एक्सपेंसेस लेकर चलोगे, तभी आपको अपना करेक्ट प्रॉफिट है वो निकल कर आपके सामने आएगा। इसी को मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट, या फिर इसे डबल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit और a credit of equal amount। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। देखिए आपने क्या किया ना, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा, आपने 1 लाख रुपया कैश दिया, 1 लाख रुपया आपने कैश दिया। अब आपकी जेब में से 1 लाख रुपया जा रहा है, 1 लाख रुपया आपकी जेब में से जा रहा है, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपये का फर्नीचर भी तो आ रहा है ना, 1 लाख रुपये का आपके पास फर्नीचर भी तो आ रहा है, यानी कि हर एक चीज़ के 2 पहलू हो गए ना। अगर आपकी कोई चीज़ जा रही है तो उसके बदले में कुछ आ भी तो रहा है ना, इसी को बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट तो सेम ही है, 1 लाख रुपया, यानी कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं अकाउंट्स में, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, यानी कि आपका अगर कैश जा रहा है तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। अब देखिए
मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप टीवी सेल करते हो, ठीक है, टीवी सेल करते हो, आपको 20 फरवरी को ऑर्डर आया टीवी का, और आपने 25 फरवरी को टीवी पैक करके अपनी दुकान से सेल जिसने ऑर्डर किया था उसके पास पहुंचा दिए, और लेकिन उसने आपको पैसे दिए 20 मार्च को। अब आप ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को रिकॉर्ड करोगे, इस डेट को या इस डेट को? जी नहीं, आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे 25 फरवरी को, जिस दिन आपकी दुकान से वो सामान निकल कर जा चुका है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपको 20 फरवरी को ऑर्डर आया, आपने 20 फरवरी को ही सामान को बेच दिया और आपको पैसा 20 मार्च को रिसीव हुआ है, तो ट्रांजैक्शन आपकी 20 फरवरी को ही रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी कि जिस दिन आपने सामान पैक कर कर बेच दिया आपकी दुकान से, वो सामान निकल गया, उसी दिन आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मनी रिसीव हुई है या नहीं हुई, या मनी रिसीव कब हुई है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसी टाइम आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कैश रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ, कब हुआ है, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आपकी दुकान से सामान निकल गया, उसी टाइम उसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, अब इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब देखिए, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन हो रही है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, यानी कि वो ट्रू होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी साल में आपको सेल कम हुई, आपकी जो सेल है वो कम हुई, किसी साल में आपकी जो सेल है वो कम हुई, और आपने उसे जानबूझकर उसे ज़्यादा शो कर दिया। ये तो गलत बात हुई ना। जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, आपके यूजर्स, उन्हें तो फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। यानी कि ये फ़र्ज बनता है कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर हो, वो सही होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उन्हें समझ में आ सके। यानी कि वो किसी एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो ट्रू हो, आप उसमें अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर का मतलब नाम से ही क्लियर होता है, पूरी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देना, यानी कि सारी की सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर कर सामने रख देना। अब देखिए, कोई भी अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को, जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि आपकी अगर सेल कम हुई है किसी साल में, तो आपको उन्हें फुल डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि उसका क्या रीज़न है, क्यों सेल कम हुई है। आपने उन्हें ट्रांजैक्शन को पूरे सही तरीके से, अपने जो यूज़र होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें पता लग जाना चाहिए, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी बिजनेस के बारे में। अब जिसने पैसा लगाया है ना, उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट। गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस requires all material and significant information to be disclosed। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई सेल कम हुई है, परचेज कम हुआ, कुछ भी खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो उसे आप अपने यूजर्स के सामने पूरा डिस्क्लोज कर दें, ताकि नहीं तो फिर कल आपको जाकर मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। मटीरियलिटी का मतलब ही होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उन्हें आप शो कर दें। जो आपके यूज़र्स हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, उन्हें ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ है, उससे ही शो करें। जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें शो मत करें। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग का रिपेयर कराया, उसमें खर्चा आया 2.5 लाख रुपया। अब किसी कंपनी की टर्नओवर जो है वो 10 लाख है, और एक कंपनी ऐसी है जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ है। अब देखिए, जिसकी टर्नओवर ही 10 लाख है,
उसे ये पता होना चाहिए ना कि 2.5 लाख रुपया खर्चा मेरा बिल्डिंग के ऊपर आया है, क्योंकि उसकी इतनी कम टर्नओवर है तो उसका खर्चा देखिए कितना आ गया 2.5 लाख का। उसे पता होना तो बहुत ज़रूरी है। अब जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया है उसे इतने छोटे से पैसे से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जिसकी टर्नओवर 10 लाख है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी ना। यानी कि जिस बंदे के लिए यो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसे ज़रूर बताएं कि कहाँ पर क्या क्या खर्चा हुआ है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मत बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, आपका कोई बिजनेस है, आपने ये अनुमान लगा लिया कि आने वाले टाइम में मुझे इतना लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपने अनुमान लगा लिया कि आपको आने वाले टाइम में 50,000 का लॉस हो सकता है, उसको आप कंसीडर करें। अब देखिए, अगर आपने ये अनुमान भी लगा लिया ना कि मुझे आने वाले साल में 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये प्रॉफिट जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो लॉस होता है ना उसे आप तभी कंसीडर कर ले कि आपको आने वाले टाइम में कितना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। अब देखिए, आपने किसी को 15,000 रुपया ना क्रेडिट पे दे दिए, 15,000 रुपया आपने उसे उधार दे दिया। अब 10 दिन बाद आप उससे वो पैसे लेने वापस गए, और 10 दिन बाद वो पर्सन आपको मिला ही नहीं, और आपने ये अनुमान लगा लिया कि भाई ये तो मेरा पैसा डूब गया। बेशक वो 20 दिन बाद आपको वापस लगा दे, वापस ले आकर दे दे, लेकिन आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये तो मेरा पैसा डूब गया, वो बंदा वापस नहीं आना, मेरा 15,000 रुपया तो डूब गया। यानी कि प्रूडेंस में क्या होता है, आप अपना जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसे आप कंसीडर कर कर चलते हो। यहाँ पर सिर्फ आप अपना लॉस एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाले टाइम में मुझे कितना लॉस हो सकता है। आप यहाँ पर प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते, सिर्फ लॉस को ही कंसीडर कर कर चलते हो। डू नॉट एंटिसिपेट आ प्रॉफिट, जाके आप प्रॉफिट का अनुमान लगा कर नहीं चलोगे कि आने वाले टाइम में मुझे इतना प्रॉफिट होता है। इट टेक इनटू बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि आप सिर्फ यहाँ पर लॉसेस की ही बात करते हो। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, कि आने वाले साल में मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप उस बात को कंसीडर नहीं करते। आप सिर्फ ये कंसीडर कर कर चलते हो कि आने वाले टाइम में मुझे इतना लॉस हो सकता है।